हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो हमें लगता है कि सरकार में काम करने के तरीके को, नेतृत्व के कुछ एक्शंस को हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा, वो हमारा अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी थी। उन मुद्दों को हमने दिल्ली में पार्टी के सामने रखा। तो मैं बंद नहीं जाता हूँ, और ये पद रहे ना रहे, मैंने कोई डिमांड ना पद की करी है ना पोस्ट की करी है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता रहूँगा। मुझे अगर कुछ गलत लगेगा तो मुझे बोलना चाहिए, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है हर पार्टी के लिए। सत्यमेव जयते या सत्तामेव जयते, 1 महीने से ज्यादा चला राजस्थान का ये सियासी ड्रामा। अब खत्म हुआ है या फिर नहीं? बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट को कांग्रेस ने मना लिया। पायलट अब फिर से कांग्रेस के कॉकपिट में लौट गए हैं। अब इसे उनकी मजबूरी कहिए या उनका मजबूत सियासी दांव, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है और जानकार कह रहे हैं कि अभी पूरी स्क्रिप्ट खत्म तो होने दीजिए। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। आमने सामने के टक्कर में डॉक्टर संबित पात्रा और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ेंगे। यह रिपोर्ट पहले। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। यहां से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी और राजस्थान में रण का बिगुल बजाकर मनोहर लाल के गुरुग्राम में 5 सितारा होटल में बागी विधायकों के साथ विराजमान हो गए थे। अब लौट के पायलट कांग्रेस को आए हैं और शिकायतों का रजिस्टर लेकर आए हैं। मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं, और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी था। बीती शाम अचानक मान मुनव्वल का दौर शुरू हुआ। राहुल थे, प्रियंका थी, घंटों की बातचीत हुई। कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। अब सचिन ने अपमान का घूंट तो पी ही लिया था, वो अपमान जो कभी उनके अंग्रेजी बोलने वाले हैंडसम, निकम्मा, नकारा होने का अशोक गहलोत ने खुलकर किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। पार्टी ने ये कहने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी कि सचिन को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। इतनी कम उम्र में वो सफलता के हर मकाम पर पहुंचे थे। अति महत्वाकांक्षी होना और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी, और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई, और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए, और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। सचिन जब से गुस्सा कर राजस्थान छोड़कर कोप भवन में गए थे, तब से आरोप लग रहा था कि सचिन गुट बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर कहा था कि आखिर मनोहर लाल की पुलिस के संरक्षण में क्यों बैठे हैं। आज सचिन पायलट ने समझौता होते ही बीजेपी से पल्ला झाड़ा, कहा विपक्ष सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा था। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो
मौके का फ़ायदा उठाए, ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने तो पहले दिन कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मेरे सभी साथियों ने जो विधायक हैं उन्होंने बड़ी पुरजोर आवाज़ से कहा, और पहले दिन मैंने कहा बहुत से लोग आरोप लगाएंगे, बहुत से लोग ये खबरें फैलाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे और मैं जिम्मेदार पद पर रहा, तो हमने शुरू से कहा था कि हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो अब देखिए सचिन पायलट ने आखिर क्यों अशोक गहलोत सरकार को अभयदान दिया। सचिन पायलट की भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास केवल 19 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायक थे। इसके आधार पर सरकार वो गिरा नहीं सकते थे। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को लेकर फैसला जल्दी हो नहीं पा रहा था। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने का दौर जारी था। ऐसे में 17 तारीख तक फैसला निकलना मुश्किल था। वसुंधरा राजे के बगावत से भी अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि बीजेपी के विधायक वसुंधरा समर्थक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बन भी जाती तो वसुंधरा राजे अपने विधायकों के बल पर उन्हें परेशान कर सकती थी। इस बात का भी डर उन्हें सता रहा था। बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते थे और क्षेत्रीय पार्टी बनाने को लेकर मन बना नहीं पा रहे थे। इस पूरे मामले में गांधी परिवार ने सचिन पायलट के खिलाफ कुछ नहीं बोला था और पर्दे के पीछे गांधी परिवार सचिन पायलट की वापसी की कोशिशों में लगा हुआ था। सचिन पायलट का गांधी परिवार से बचपन का रिश्ता है। गांधी परिवार और सचिन पायलट मिले तो माहौल बेहद इमोशनल था। गहलोत गुट तो कह रहा है सचिन मजबूरी में लौटकर वापस आए, अभी समझौते का असल दस्तावेज आना बाकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ क्या लगेगा ये तो पता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस की झोली भर गई है। इस सियासी झगड़े में ये पड़ाव है या युद्ध विराम, अभी इंतजार कीजिए। और आइए आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर की दिखाते हैं, जहां पर सचिन पायलट पहुंच गए। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। यानी सचिन पायलट कई दिनों तक बाहर रहने के बाद पहुंच चुके हैं जयपुर। महीने भर तक ये गतिरोध चला और महीने भर बाद अब वो जयपुर में लोगों के बीच पहुंचे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, लाख कोशिशें कर ली आप लोगों ने, देखिए वो तो वापस वहां जयपुर चले गए हैं। कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं और सीधा कह रहे हैं आप लोग का खेल खराब हो गया। संबित जी, ये हमारा खेल था ही कहां। आप याद करिए, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल रहे थे कि ये बर्तन हमारे घर के हैं और हमारे घर के बर्तन बज रहे हैं। बर्तन उनका था, बर्तन उनके बज रहे हैं, अब बर्तन बजना बंद हो रहे हैं। तो ये हमारा खेल कहां था, ये तो बर्तन वाले का खेल था, बर्तन वाले बताएंगे। मगर फिलहाल क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं, क्या सचिन पायलट की सही लैंडिंग हो पाएगी, पायलट सही तरीके से कांग्रेस में लैंड कर पाएंगे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पायलट चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, जब एयरपोर्ट टेबल टॉप वाला होता है उसमें भी लैंडिंग की मुश्किल होती है। और यहां तो पायलट निकम्मा है, नकारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके खुद के लोग कह रहे हैं जो एटीएस संभाला हुआ है। वैसे गहलोत जी कह रहे हैं ये पायलट तो निकम्मा है, ये पायलट तो नकारा है। और जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, ये टेबल टॉप नहीं, टेबललेस और टॉपलेस, अर्थात राजनीतिक जमीन भी नहीं है और नेता, टॉप में जो नेता होता है वो नेता विहीन है। वैसे में लैंडिंग कैसी होगी वो 2-4 दिन बाद मालूम पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको बधाई देना भूल गया, जन्माष्टमी का माहौल है, पूरे देश में देशवासी एक आवाज में कह रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। मगर ठीक है एक गीत आज कांग्रेस के अंदर जयपुर में टेबल टॉप लैंडिंग नहीं करनी पड़ती है, वहां पर एयरपोर्ट ठीक ठाक है। लेकिन ये जो आप दूसरी बातें कह रहे हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, अखिलेश जी से जवाब लेंगे। एक बार सीधे शरद के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। शरद, सचिन पायलट पहुंच गए, जल्दी से दिखाइए ये किस बात का जश्न है, क्या प्रॉमिस किया गया है सचिन पायलट को, क्या लेके पहुंचे हैं जयपुर? देखिए, सचिन पायलट एक करिश्मेटिक लीडर है, इस बात पे इंकार नहीं किया जा सकता है। अशोक गहलोत के हाथों शिकस्त तो पहली मिली है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे उनके घर का नजारा, किस तरह से घर पे नजारा है, कितनी भीड़ है वहां पर। और चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी हर तरफ भीड़ है और लोग यहां पर जुटे हुए सचिन पायलट के समर्थन करने के लिए। लोगों को लगता है कि ये मौका है सचिन पायलट की हौसला अफजाई करने का। यही वजह है कि यहाँ पर युवाओं का नेता कैसा हो सचिन पायलट, युवाओं का नेता कैसा हो सचिन पायलट को जिस सम्मान के लिए
लिए गए थे वो मिला है? जी देखिए, पायलट साहब ने हमेशा कहते हैं, पायलट साहब मुझे बहुत कम उम्र में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसा कि पायलट साहब ने उनके बयान हमने सुने, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उनको उनकी हिस्सेदारी मिले। ना तो आप उप मुख्यमंत्री का पद रहा और प्रदेश अध्यक्ष, तो किस देखिए, पायलट साहब को पहले भी कोई पदों की लालसा नहीं थी। पायलट साहब जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे किसान मजदूर गरीबों के, उनके मुद्दों के लिए पायलट साहब दिल्ली गए थे। हाईकमान ने युवाओं के सम्मान को देखते हुए पायलट साहब की बात रखी। सचिन पायलट साहब ने पूरे राजस्थान में घूम कर, मैं टोंक से बोल रहा हूँ, आज हमारे टोंक के अंदर ठीक है, समर्थकों का हुजूम है वहाँ शरद, समर्थकों का हुजूम है जो इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी को भी अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर बातचीत में क्या हासिल हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं आज तक पर। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, सचिन पायलट लौट के कांग्रेस के कॉकपिट में पहुंच गए हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी का जो सारा का सारा खेल था वो खराब हो गया, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या कहा, इन कड़ियों को एक बार वापस जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। जिस दिन पहली बार सचिन पायलट साहब अपने घर छोड़ करके बाहर निकले थे, उस दिन कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या थे कि हमारे घर का मसला है, हम मिलकर के सुलझा लेंगे। वहाँ से लेकर के गद्दार, नाकारा, निकम्मा तक होते हुए वापस हमारा घर का मुद्दा है, हमने बैठ करके सुलझा लिया। और इस सारे रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना, केंद्रीय नेतृत्व को टारगेट करना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र सरकार को टारगेट करना, मुझे लगता है कि ये सारी स्क्रिप्ट, जैसा मैंने पहले कहा था कि स्क्रिप्ट जो है सुनियोजित रूप से लिखी गई, न केवल सुनियोजित रूप से लिखी गई अपितु इसमें इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, इसके एक्टर सब एक ही व्यक्ति थे। कौन? पर अब मेरे मन में और मेरे जैसे शायद लाखों लोगों के मन में राजस्थान में ये कहीं ना कहीं प्रश्न होगा कि ये स्क्रिप्ट जिस उद्देश्य के लिए लिखी गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री उसमें सफल हुए या विफल हुए, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा और आने वाला समय इसका जवाब निश्चित रूप से देने वाला है। ठीक है गजेंद्र जी, दो सवाल आपसे। आपने कहा कि जो स्क्रिप्ट राइटर थे, डायरेक्टर थे, सब कुछ वही कह रहे थे, और फिर आपने कह दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ये सब कुछ किया। कई सारे आरोप आप पर लगे कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें एमएलए के खरीद फरोख्त में आरोप लगाया गया कि आप शामिल हैं। आप ही को क्यों टारगेट कर रहे थे? वो वहां पर सतीश पुनिया बीजेपी प्रेसिडेंट है राजस्थान के, उनको नहीं, वसुंधरा राजे को नहीं, आप ही को क्यों घसीटा जा रहा था? आप पर आरोप क्यों लग रहा था? मुझे लगता है कि राजस्थान की पूरी सरकार, हाँ, राजस्थान सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार की सारी मशीनरी का दुरुपयोग, मुख्यमंत्री जी के 162 में से 112 से भी ज़्यादा मीटिंग्स जोधपुर में करने के बाद में भी उनके पुत्र जिस तरह से उड़ने से पहले ही उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया और जोधपुर की जनता ने जिस तरह से उनको लगभग 3.25 लाख वोटों से नकार दिया, मुझे लगता है उसकी खींच और खिसियाट कहीं किसी तरह से अभी इस समय बाहर आ रही थी। और एक तीर से कई निशाने लगाना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुरानी फितरत है। राजस्थान की कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे शिकार मिलेंगे जो एक तीर चलाया उससे कई शिकार हुए होंगे। ये राजनीतिक कौशल और जादू निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है। और इस बार भी उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की थी, अपने विरोधियों को पार्टी से हमेशा के लिए बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, अपने पुत्र के जो है हार का बदला लेना। पर मुझे लगता है कि कहीं इन सब चीज़ों में कितनी सफल हो पाएँ ये भविष्य में वो भी जान जाएंगे, और पूरे देश की जनता तो निश्चित रूप से देख और जान पहचान ही रही है। आप कह रहे हैं कि जोधपुर में आपने वैभव गहलोत को हरा दिया, इसी का बदला लिया अशोक गहलोत ने आपका नाम घसीट कर? तो बिल्कुल सामने स्पष्ट है, वरना मैं इस पूरे खेल में, इस पूरे जो है घटनाक्रम में जो उनके घर की लड़ाई थी उसमें मैं कहाँ सम्मिलित था? एक ऑडियो टेप, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो टेप की जानकारी होती है,
मीडिया के बंधु ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के कोई ये टेप जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने दिया, अखबार में छपता है, मीडिया में सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक जाकर के एसओजी में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं। 15 दिन बाद जो एक किसी सज्जन जिनको मैं जानता नहीं उनकी गिरफ्तारी होती है, 15 दिन बाद में एसओजी कहती है कि ये धाराएं हमने गलत लगा दी है। 2 दिन बाद में कोर्ट में जाकर के उस मुकदमे को ही वापस विड्रॉ कर लेती है। अब ये कुल मिलाकर के जो है किसी की प्रतिष्ठा को कम करने या नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र के अतिरिक्त तो और क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं टेप अगर झूठा हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और मीडिया में आकर के कहते हैं, और उसके बाद में वो टेप कहां से आया आज तक कोई उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस टेप को का मालिक बनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब स्पष्ट हैं, अब इनके बारे में तो कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जरा वो तस्वीर दिखाइए जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल सभी दिख रहे हैं। अब मामला तो ये है कि सचिन पायलट वहां वापस चले गए हैं सर, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा, और आज सचिन पायलट ने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मौका दिख रहा था। तो क्या आप लोगों की आपकी कभी भी बात हुई थी सचिन पायलट से, बीजेपी से बात हुई थी, या आप लोग ऐसे ही मुफ्त के बदनाम हो गए क्योंकि कई लोग बहुत अति उत्साहित दिख रहे थे राजस्थान में सचिन के इस बगावत से? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पड़ोस के घर में यदि बाप और बेटा या जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों लड़ें और वो लड़ते लड़ते अगर सड़क पर आ जाएं तो कौतूहल से पड़ोसी खड़े होकर के बालकनी में जरूर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। बाकी इसके अतिरिक्त ये जो पूरा झगड़ा था, जैसा मैंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि बार बार ये कहा गया सचिन पायलट को और उसके साथ के लोगों को, इसीलिए मैंने अपनी बात के प्रारंभ में भी कहा कि एक बार उन सारे बयानों को वापस एक साथ देखने की आवश्यकता है। आज जब वापस मैरीगो हो गया है उसके बाद में आप देख रहे हैं केवल इतना ही नहीं, पीछे के बयानों को उठा करके देखिए कि उन सबको 20-20 करोड़ रुपए दिए गए, 30-30 करोड़ रुपए दिए गए। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स की कैद में हैं। वो जब सब लोग जो है उनके ऊपर पहरे लगाए गए। अब इनमें से कोई भी एक तो इस बात को स्वीकार करे, इस बात का खुलासा भी करे। अब राजस्थान की जनता निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगी, और हम सबको विपक्ष में रहते हुए भी ये प्रश्न करना चाहिए कि वो 20 करोड़ 30 करोड़ लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। अगर लिए गए थे तो किसने दिए थे। और रही बात मेरी, मैं तो आपको अंजना जी, आपको और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, सचिन पायलट साहब से आज तलक मेरी 52 साल उम्र है, उनकी पता नहीं कितनी उम्र होगी, आज तलक मेरी सिर्फ एक बार 2018 के चुनाव में, आज तक का ही शायद टीवी शो था, वो निकल करके जा रहे थे और मैं पहुंचा था। उस समय एक बार प्रत्यक्ष रूप से नमस्ते हुई थी, उसके अलावा कभी आज तक हमारी आमने सामने नमस्ते भी नहीं हुई, कभी हमारी टेलीफोन पे भी वार्ता नहीं हुई। जिन भंवरलाल शर्मा जी का नाम लिया गया, जो कल भी कह रहे थे कि मैं गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं जानता, मैं आज तक कभी भंवरलाल शर्मा जी की शक्ल से नहीं पहचानता। मुझे बस में मिल जाएंगे तो भी मैं शायद उनको उठ करके वरिष्ठ होने के नाते सीट भी नहीं दूंगा। मैं उनको जानता नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं, मेरा कभी उनसे संबंध नहीं रहा, कभी उनसे संपर्क नहीं रहा। ये मैं जरूर जानता हूं कि भैरव सिंह जी के सरकार के समय ऐसा मैंने सुना है, मैं उस समय छात्र राजनीति में हुआ करता था, कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अतिरिक्त मेरा उनसे कोई सूत सातक का संबंध नहीं। कोई किस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि की गई, और बाद में अगर इतना सब कुछ हुआ था तो ये यू टर्न क्यों? ये जो है 124A में राष्ट्रद्रोह में मुकदमा दर्ज कीजिए। कल्पना कीजिए किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारत सरकार में किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठा, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, और 15 दिन बाद आपकी जो एजेंसी है वो जाकर के कोर्ट में कहते हैं कि ये धारा बनती नहीं। एक आदमी को गिरफ्तार कर लें, 2 आदमियों को 1 महीने तक गिरफ्तार रखें, और उसके बाद में कहते हैं कि ये धारा बनती नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग और न्यायपालिका का किसी के मजाक बनाने का, इससे जो है अच्छी टेक्स्ट बुक स्टडी कोई नहीं हो सकती। अशोक गहलोत लेकिन खुल के कहते हैं ना गजेंद्र सिंह जी कि मैं तो जादूगर हूं, और एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बता रहे थे कि पॉलिटिक्स के जादूगर हैं, और जादूगर जब इस तरह का जादू करता है तो तमाम बातें होती हैं। लेकिन ये पूछा गया कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी किसी भी तरह से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं थी और अशोक गहलोत खुलकर उनका नाम ले रहे हैं, तो आपने कभी मानहानि केस करने का उनके खिलाफ क्यों नहीं सोचा? वो भी समय आ जाएगा, इंतजार करिए।
वो भी सामने आएगा कि जब मानहानि का मुकदमा भी होगा और मैलिशियस जो है वो इस तरह के केस दर्ज करने का, उसका भी निश्चित रूप से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा भी दर्ज होगा, सब कुछ होगा। अभी तो शुरू हुआ है। तो आप इस पर सीरियसली सोच रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से सोचना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जिस तरह की अंजना जी सर, अंजना जी, जिस तरह की घटनाएं की गई, संजीवनी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक एक पैसा वसूल करेंगे। उन्होंने करोड़ों रुपए जो है इथोपिया में जाकर के निवेश कर दिए, वहां जमीनें खरीद लिए। कितनी तरह की बातें की गई। तो निश्चित रूप से इतना अधिकार तो मेरा भी बनता है कि मैं जाकर के भारत की न्यायपालिका को जाकर के, कि जिस तरह से मेरा मानमर्दन करने की कोशिश की है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, अपने जो है व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने के लिए जो किया गया है, उसके लिए जाकर के मैं न्यायालय में खड़ा होकर के उनसे गुहार करूं कि ये इस जो है इसका ठीक इसका निस्तारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री। एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से करते हुए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मानहानि का केस भी वो कर सकते हैं, जिस तरह से उनकी मर्यादा को तार तार इस पूरे मामले में किया गया, क्योंकि लौट के सभी आपस में मिल गए हैं। और उनकी सचिन पायलट से पिछली पूरी अपनी जिंदगी की वो बात कर रहे थे, कभी बातचीत नहीं हुई है आज तक के मंच पर, कहीं आते जाते सिर्फ प्रणाम हुआ। अखिलेश प्रताप सिंह जी और संबित पात्रा जी, लौटकर जल्दी से बहस को आगे लिए चलते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मानहानि का केस भी करने पर विचार कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी को बदनाम किया गया, लड़ाई आपके घर की थी, सिर्फ बगल का पड़ोसी बाहर आया तो आपने उसी पर उंगली उठा दी और कहा कि ये देखो यही लड़ाई लगा रहे हैं, यही पैसे दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब सब केस सुना है, आप लोग भूल जाएंगे। देखिए, वो उनकी स्वतंत्रता आज़ादी है, वो क्या करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इतना जरूर है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। हमारे कुछ अपने मतभेद थे जिसे हमने सुलझा लिए और बीजेपी बेनकाब हुई। और अभी मैं सुन रहा था मंत्री जी को, उसके पहले संबित पात्रा को सुन रहा था, किस प्रकार से भोलेपन से ये बता रहे हैं कि मेरा कोई इसमें हाथ नहीं, मेरी कोई लिप्तता नहीं। अरे जनाब, पिछले 6 वर्षों में उत्तराखंड से शुरू करिए ना, जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें थी और जनादेश आपको नहीं मिला, आपने सिर्फ तख्ता पलट का ही तो काम किया। जनादेश से नहीं मिला तो धनादेश से, धनादेश से नहीं बना तो राज्यपाल से, राज्यपाल के साथ ईडी से, सीबीआई को, इनकम टैक्स से, और पता न क्या क्या करके आप सिर्फ लोकतंत्र के लुटेरे हो। एक चुनी हुई सरकारों को हमेशा डिस्टेबल करने का काम किया आपने। कर्नाटक देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, इनके एक 2 विधायक जहां हैं वहां भी इनकी सरकार है। ऐसी महिमा, गजब की महिमा है इनकी। तो किस तरह से राज्यसभा के चुनाव में विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मेरा कोई लिप्तता नहीं है। अरे जनाब, आज आप बेनकाब फिर हो गए। बार बार तो हुए हैं, लेकिन इसमें नाकाबी के साथ बेनकाब हुए हैं। अखिलेश जी आपको एक बार टोक रही हूँ। संबित जी, आप भी थोड़ा सा बेर कीजिए आज हमारे साथ, क्योंकि वहां पर बहुत एक्शन है। संबित जी मैं जवाब लूंगी। आइए सीधे लिए चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सचिन पायलट, शरद आपके साथ हैं। कह रहे थे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इनसे पूछिए सत्य का क्या हुआ है आज, सत्यमेव जयते या सत्तामेव जयते? जी अंजना, सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं और भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का एक हुजूम यहाँ पर जमा हुआ है। सर, आपने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि परेशान हुआ है, पराजित हुआ है, जीता है। मुझे मालूम नहीं आप सवाल किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे वो सैद्धांतिक थे, वो जनता से जुड़े मुद्दे थे और व्यक्तिगत नहीं थे। जैसा मैंने कहा, हमारे सभी विधायक साथियों ने पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम हुआ राजस्थान में, उसकी वास्तविकता बताने का मन बनाया था। हम दिल्ली गए, लेकिन उसके रिस्पांस में जिस प्रकार की एक्शंस लिए गए, उससे मामला और दूरियां बढ़ी और मुझे लगा कि जिस प्रकार की बातें बोली गई, जिस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग किया, वो भी अनुचित था। तो लोगों के मन में टीस भी थी, पीड़ा भी था, दर्द भी था। लेकिन हम सब चाहते थे कि जो इश्यूज हमारे हैं उसकी सुनवाई की जाए और अंत में अब कांग्रेस अध्यक्ष के लेवल पर
जब बात हुई, सुनवाई हुई, कमेटी का गठन हुआ, मुझे लगता है कि समयबद्ध तरीके से इन सब समस्याओं का समाधान भी होगा और जो तमाम इश्यूज हमने टेकअप किए थे उसका सकारात्मक समाधान ढूंढने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये एक आसान काम नहीं होता। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब्दों का इस्तेमाल किया, नकारा, निकम्मा, सोने की छुरी, दिखने में अच्छा, दिल का बुरा, ये जो शब्द थे वो काफी घाव करने वाले थे। इन शब्दों के बावजूद आप कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, कम से कम राजनीति में तो पब्लिक देखती है कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। और जब ये बातें बोली गई, मैं भी इंसान हूँ, मुझे पीड़ा हुई, दुख भी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि इस पर रिस्पॉन्ड कर कर बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। किस कारण उन्होंने बोला जो बोला, क्योंकि मैं तो यहाँ 6.5 साल से अध्यक्ष था। हम वोट भी इकट्ठे मांगे हैं, हमने धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लाठियाँ खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएँ की हैं, भूख हड़तालें करी हैं और तब जाके सरकार बनी थी। तो जिस प्रकार से बातें बोली गई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि एक सभ्य राजनीतिक वातावरण में जो संवाद में शालीनता और विनम्रता होनी चाहिए, जिस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और एक डिसेंसी ऑफ डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी के काम करने के तरीके में बेहतर करने का मैं सुझाव देना चाहता हूं तो वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो देशद्रोह का। शरद, एक सवाल उनसे जरूर पूछिए। उप मुख्यमंत्री पद का और उप मुख्यमंत्री पद का, पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस पद का क्या चाहते हैं और क्या कहा गया है उस पर? देखिए, लोग जानना चाहते हैं राजस्थान नहीं देश भर में कि आपकी भूमिका अब कांग्रेस में क्या रहेगी। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? सब लोगों के दिल में यही जानना चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान ने क्या कहा है, क्या वादा किया है। मैं 6.5 साल राजस्थान कांग्रेस का मुझे अध्यक्ष होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इतिहास में कोई इतना लंबे समय अध्यक्ष नहीं रहा और इन 6.5 सालों में जो रिश्ता हम लोगों ने कायम किया जनता कार्यकर्ताओं के साथ, वो अटूट है। मेरी सबसे बेहद कीमती वो मेरी पूंजी है और वो जीवन भर रहेगी और इस कर्मभूमि के लिए मैं अंतिम सांस तक समर्पित हूँ। लेकिन पार्टी ने क्या निर्णय लेना है मेरे बारे में, ये मैंने पार्टी पे छोड़ा है। लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैंने जब भी मुझे कोई दायित्व दिया है, मैंने निष्ठा से निभाया है उसको। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने अपने लिए ना तो कोई पद मांगा है, ना पोस्ट मांगी है। मैं सरकार में था, संगठन का अध्यक्ष था, लेकिन आज मैं कार्यकर्ता विधायक हूं और मेरा जो दायित्व है क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति, वो हमेशा रहेगा। यानी सचिन पहले संघर्ष की राजनीति राजस्थान में करते रहेंगे। ये बताइए कि जो विधायक अशोक गहलोत के पास बैठे हैं, वो उनसे आप बातचीत करेंगे? बहुत सारे आपके करीबी थे जिन्होंने बहुत सारे सवाल भी आपको नहीं है, सब करीबी हैं। ये सब लोग जो आज एमएलए हम बनकर आए हैं, हम सब इकट्ठे टिकट लिया है, इकट्ठे चुनाव लड़ा है, इकट्ठे विधानसभा में रहे हैं, कोई अलग नहीं है। मौके की शरद, आप उनसे बातचीत करते रहिए ताकि हम आगे भी आज तक पर अपने दर्शकों को दिखाते रहे। इस बीच चलते हैं जल्दी से। संबित जी, जवाब दीजिए। सुना आपने, सचिन पायलट वहां पर गए हैं और सब ऑल इज वेल हो गया है वहां पर, और जो अखिलेश जी कह रहे थे, देखिए ऑल इज वेल हुआ है कि वो हिंदी वाला वेल, मतलब कुआं, WLL वेल, कुआं वाला वेल हुआ है, वो तो समय बताएगा अभी। मगर बहरहाल मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, अभी अखिलेश जी कह रहे थे हमारे घर का मतभेद था, हमने सुलझा दिया। आपके घर का मतभेद था, आपने सुलझा दिया, तो फिर हमारे ऊपर टीस क्यों मचाया हुआ है आप लोगों ने? अब देखिए, मैं कुछ कहने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण, से ध्यान से सुना जाए। मैं मंत्री साहब ने भी बधाई दी, मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं और आज पूरा देश कह रहा है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मगर कांग्रेस के अंदर भी एक कविता चल रही है, ये बताएंगे नहीं, मगर मैं बता देता हूं। हाथी घोड़ा पाल की, कांग्रेस की ये हाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कांग्रेस का ये हाल की, सोनिया जी के लाल की, छोड़े न पाल की, राजस्थान के माल की, गहलोत की चाल की, परिवार के जाल की, सत्ता के थाल की, कांग्रेस बदहाल की, नकारा निकम्मा भरमार की, नकम्मा निकारा भरमार की, फिर भी कहते हो तुम पे वार की, घोड़े लौटे घुड़साल की, अब कांग्रेस की उम्र बस कुछ साल की, हाथी घोड़े पाल की। देखिए, ये हाथी घोड़े पाल की आपके हैं, आप संभाल के रखिए। मगर सबसे बड़ी बात है कि सोनिया जी का लाल जो है वो पालकी छोड़ ही नहीं रहा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप उनको पालकी से नीचे उतरवाइए,
आप उनको कहिए कि ठुमक ठुमक चलना सीखे। कब चलना सीखेंगे, कब पार्टी संभालेंगे? ये हमारी गलती है। आपके घर में लड़ाई हो रही थी, आपके लड़ने वाले लौट के आए हैं। और मैं अखिलेश जी, आप अभी कह रहे थे हम लुटेरे हैं। ये जो 25-25, 20-20 करोड़ लिया था, आपने कहा था कि आपके लोगों ने 25 करोड़ 20 करोड़ सब लिया हुआ है, ये कब लौटाएंगे या घटक गए? लिया था तो कब लौटाएंगे ये तो बता दीजिए। आज तक पे आज कहां लौटाएंगे, कितना लौटाएंगे, या उसको भी घटक जाएंगे? देखिए अंजना जी, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं, ये मोदी जी के अकेले यही दुश्मन हैं। क्योंकि जब तक मोदी जी की निंदा अगर न हो तो ये आमंत्रण देते हैं कि भाई मोदी जी के जो कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वो थोड़ा उनको याद दिलाओ जनता में, जो उनकी अपनी विख्याति है। बात यहाँ पे क्या हो रही है, लेकिन वो जानबूझ के लाएंगे कि मोदी जी को बताया जाए कि मोदी जी एक्चुअल में है क्या। देखिए रंजना जी, कांग्रेस पार्टी एक ज्वाइंट फैमिली है। हमारे यहाँ आपस में बातें होती रहती हैं और उन बातों को सार्वजनिक भी होती हैं और उस पर आप प्रश्न भी कर लेते हैं। हमारा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तरीका भी है, और आपको ये हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकार भी है। लेकिन क्या कभी भी कोई मोदी जी से ये पूछ सकता है कि क्यों आदरणीय मोदी जी, पिता तुल्य अडवाणी जी जिसके लिए आप कसमें खाते थे कि मेरे जीवन का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जब तक आडवाणी जी को मैं प्रधानमंत्री नहीं बना लूं तब तक मेरा जीवन सफल नहीं है, फिर भी कहते हैं दोबारा भी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो क्या कोई ये पूछ सकता है या कह सकता है कि आप मोदी जी आडवाणी जी के प्रति जो आपके विचार थे वो कहाँ हैं, या पूछने की साहस या शक्ति या सामर्थ्य या मौका पा सकता है? नहीं कर सकता है। क्योंकि आपने अभी पूछा आपने सचिन जी से कि आपने सचिन जी ने ये कहा था। आप वो सचिन जी से आप पूछ सकते हैं, सचिन ने उसका जवाब भी दिया। हमारे यहाँ ये साहस है, हमारे यहाँ ये सामर्थ्य है, क्योंकि हम जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी हैं। यहाँ पे तानाशाही नहीं है। अरे सर, लेकिन और एक चीज और जान लीजिए, देखिए आप कहते हैं जॉइंट फैमिली है, वो कहते हैं संघ परिवार है। अरे सुनिए तो अखिलेश जी, आप ही से सवाल है। मेरी बात हो जाए, अखिलेश जी आप ही से सवाल है। अरे परिवार की लड़ाई सड़क पे नहीं आनी चाहिए ना। आपकी परिवार की लड़ाई तो गुरुग्राम पहुंच गई थी, मनोहर लाल जी के गुरुग्राम में। कोई सड़क पे कोई नहीं थी। आप लोग या बीजेपी के लोगों को जिसका भी राजनीति में इंटरेस्ट था इसकी लड़ाई में, वो अपना भूमिका अपनी भूमिका निभा रहे थे। जो बात एक शुरू में हुई थी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो नहीं रही थी बात। और मैं कह रहा हूँ, सचिन जी ने ट्वीट किया था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भाजपाई नहीं हो सकता है, कभी भाजपा नहीं हो सकता सत्य। क्योंकि सत्य और भाजपा दो ध्रुव हैं जिनका कभी नाता रिश्ता नहीं है। बीजेपी का सत्य से आप बताइए ना, मीडिया ने बोला था या बीजेपी ने बोला था निकम्मा नकारा? किसने बोल दिया था? मैंने तो बोला। हाँ, जिसने बोला उससे आपने पूछ भी लिया। कहाँ पूछा? और मैंने तो कहा अशोक गहलोत जी ने बोला था ना, अशोक गहलोत से पूछना होगा। हाँ, नहीं आपने जिसके लिए बोला था उससे पूछा ना। आपके आडवाणी जी से या मोदी जी से कभी पूछेंगे कि मोदी जी आप जो ये कहते थे आडवाणी जी के लिए, या उमा भारती से पूछेंगी कि वो दोनों कहां पर एक साथ प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है? एक मिनट, जो भी हो कसमें तो खाते थे। तो दीजिएगा ना, प्लीज बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कर रहे हैं इनको। ये बैटिंग मत करिए बीजेपी की तरफ से, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बैटिंग कोई नहीं कर रहा है। आप लोग एक सपना देखते हैं और फिर सपने में कई सारी बातें बुनते हैं। अब तो कई बार हंसी भी आती है आप लोगों पर। मुझे याद है सबसे पहले आप ही के एक प्रवक्ता थे, ऐसे शर्ट उठा के मुझ पर बरस रहे थे सर। सुनिए अरे सुनिए सर, जब मैं कह रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, आप लोग उसको स्वीकार नहीं रहे थे। आप जब सामने आई है लड़ाई, उस पर सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? राजस्थान में आपकी सरकार है, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? कि मुगले आजम और वहां पर तमाम फिल्मों के साथ विधायकों को होटल में, रिजॉर्ट में रखा हुआ है, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्या बात करते हैं सर आप? पूछ रहे क्यों इतना उत्तेजित क्यों हो गए? उत्तेजित नहीं है, क्योंकि आपने गलत आरोप लगाया। उत्तेजित नहीं है। आरोप नहीं, सुनिए। और अखिलेश जी, कोई आज के नहीं जानते आप मुझे कि इस तरह की बात उल्टी सीधी कर रहे हैं। सुनिए, सवाल पे जवाब दीजिए।
आप जवाब नहीं देने देती हैं। आप जब मनमाफिक सवाल नहीं है तो आप जवाब बीच में तब बोलते से हैं। जवाब ही दे अवसर रहे हैं, दीजिए, लेकिन प्लीज, बेवजह के आप आरोप मत बीच में लगाइए बोल ना, अपना रही पक्ष हैं। आप रखिए। बीच में बोल रही हैं। मैंने कहा ना आपसे कि क्या उमा भारती जी से किसी का पूछने का साहस है कि आपने मोटा भाई के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या कहा था? कह सकते हैं पूरी बीजेपी 99% स्टेट में वर्टिकल बटी थी, लेकिन और उस वक्त के नेताओं ने क्या क्या कहा था? क्या कभी कोई पूछने का साहस रखता है? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक जीवंत पार्टी है। हम आप लोगों के सवालों का स्वागत भी करते हैं, जवाब भी देते हैं और स्वीकारते भी हैं कि हमारे यहाँ यदि मतभेद है तो हमने उसको अपना सुलझाया है, लेकिन तानाशाही नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती है। हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारों को इस तरह से खरीद फरोख्त करके परेशान नहीं किया जा सकता है। विधायकों को गिरा खरीद करके, विधायकों को सदस्य से त्यागपत्र दिला करके, सरकारों को बना करके रात को 3 बजे राजभवन में वोट गिरा करके चुपके चुपके, ये कुछ नहीं। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोगों के रहते तानाशाही हो गई है इस देश में, आप लोगों की वजह से लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है हर राज्य में। इनकी पार्टी में भी और आपके हाथ में कुछ नहीं लगा है। अब सवाल भी आप ही पूछ लीजिएगा, तो आइए आप ही एंकर भी बन जाइए। ठीक है, नहीं मैंने ये कहा था और आप लोगों के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अखिलेश जी प्रवक्ता ही रहिए, एंकर मत बनिए। संबित जी जवाब दीजिए। आप लोग लोकतंत्र का गला भी घोट रहे हैं, आप लोग तमाम देश में तानाशाही फैला रहे हैं। इतना सब कुछ आपने किया और राजस्थान में आपके हाथ भी कुछ नहीं लगा। ठीक, देखिए ये तो खुद ही सब जवाब दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनका एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मैंने बताइए, जोक ऑफ द डे, ये एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के अंदर मतभेद हो गया और ये जॉइंट फैमिली बैठ के उस मतभेद को इन्होंने सुलझा लिया। और फिर हम कहां से आ गए? फिर पॉइंट आके बीजेपी पे क्यों अटकी है? इतनी प्यारी, अरे अल्लाह जॉइंट फैमिली है आपकी, तो हम कहां से बीच में घुस गए? बताइए जरा, जॉइंट फैमिली के बीच में। दूसरी बात, अब जरा सवाल जवाब हो जाए। मैं जरा पूछता हूं इनसे, आप पहले बताइए सचिन पायलट जी निकम्मा नकारा हैं या नहीं हैं? दूसरी बात बताइए, अभी आपने कहा कि हमने खरीद फरोख्त किया है और राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की। आप जरा उन विधायकों का नाम बताइए जिन विधायकों ने हमसे पैसे लिए हैं और कितने पैसे लिए हैं। मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद ये दोनों का जवाब दीजिएगा। बहरहाल, ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत जीवंत पार्टी हैं और सजीव पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इसलिए लड़ाई भी बड़ा प्यारा था। अभी थोड़े समय पहले 5 बजे हम सबके आदरणीय राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना भी करता हूं, मगर राहत इंदौरी जी के शब्दों का यहां प्रयोग करना चाहूंगा। उनका एक शेर सुनाता हूं, आज कांग्रेस पे फिट बैठता है। लू भी चलती थी, राहत साहब ने कहा था, लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे। बादे शबा मतलब ठंडी हवाएं। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते हैं, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। लू भी चलती थी तो बादे शबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को दिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। ये तो खुद को खुदा कहते हैं, ये जॉइंट फैमिली को अपना खुदा कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बादे शबा थी, लू चल रही थी घर में, इनकी गरम गरम हवाएं चल रही थी, और ये कह रहे ठंडी ठंडी हवाएं। ये तो जीवंत पार्टी का निशान है। इनके घर में अंधेरा था और ये कह रहे ये चिराग था, ये दीपक था। अरे भैया, पूरी पार्टी क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसके घर के अंदर जो चिराग, जिस चिराग में ना तेल है ना बाती है, वो चिराग जलने वाला नहीं है। इसलिए जीवंत पार्टी बनना छोड़ दीजिए। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? और अगर नहीं है तो क्या गहलोत साहब ने खराब बात कही, झूठी बात कही? दूसरा, कितने आपके विधायकों ने कितने पैसे में यहां घुड़साल छोड़ के गए थे? उन घोड़ों का नाम अभी बताइए आज तक में, खुलासा हो जाए, जरा हमारा खुलासा कर दीजिए। अंजना जी देखिए, इन्होंने शुरुआत किया भारत की परंपरा और संस्कृति पर प्रहार करके। जो हमारे भारत की एकता की संस्कृति के जो परिवार का ज्वाइंट फैमिली, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं, उसका मखौल उड़ाते हुए, ये उस संयुक्त परिवार का मखौल उड़ाते हुए, इसीलिए हम कहते हैं कुछ भारतीय बनो, हिटलर शाही में मत डूबे रहो। हमने यदि बताया कि ये देश अभी मैं जा रहा हूं भारतीय बनने के लिए, थोड़ी देर में आता हूं। बीच में ना बोलो, बीच में भारतीय बनने जा रहा हूं। फिर मैंने बताया ना कि किस विधा से जीता है। हिंदुस्तान में अभी भी 70% लोग जो है सम्मिलित परिवारों में रहते हैं। उस सम्मिलित परिवार का ये मखौल उड़ा रहे हैं। ये है इनकी सोच,
ये भाजपाइयों की सोच यही है, कोई और सोच नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इनको ये पूरा क्रैश हो गया है कांग्रेस पार्टी का। ये बांटने वाले लोग हैं ना, ये भाई को अरे भैया डिबेट क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो भैया? और ये सम्मिलित परिवार पे हमला कर रहे हैं। हाँ तो बढ़िया ना, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे तो बीजेपी कैसे घुस गई थी ज्वाइंट फैमिली के अंदर? बीच में नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय नहीं हूँ, चलिए मैं इटली का हूँ। भाई को जब तक न नहीं मैं इटली का हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मगर यह बता दीजिए ये ज्वाइंट फैमिली के बीच में हम कैसे घुस गए थे बंदूक लेकर? खामोशी से सुनो। हाँ बताओ चलो बताइए भारतीय जी, बताइए। मैं तो इटली का हूँ। ये जो फिरका परस्त सोच के ये भाजपा के लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये भाई से भाई मिला रहे, परिवार मिल के रहे, इनको बर्दाश्त नहीं है, उस पे ये प्रहार कर रहे हैं। और ये अपने आप को बता रहे हैं लोकतांत्रिक, अपने आप को बता रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। अरे उसके अलावा क्या इस देश को बेच डाला, कितने क्या क्या नहीं बेचा। जहां से पैसा मिल जाए उसको बेचो, हर बात पे बोलने के लिए आ जाते हैं। चीन तक का नाम जुबान से नहीं निकलता है, चीन का नाम, सब चीज सुविधा के चाहिए, सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। अगर राष्ट्रभक्ति हो तो भी बीजेपी की सुविधा की, राम भक्ति हो तो भी सुविधा की राम भक्ति, गंगा भक्ति हो तो भी गंगा भक्ति राम सुविधा की, राम जी भी आ गए हो तो सुविधा की गौ भक्ति, गंगा मैया भी आ गई, सत्ता की भक्ति इनकी पूरी रहेगी। और सत्ता जैसे भी मिले, माता भी आ गई, मगर उत्तर नहीं मिला अभी तक मुझे। शर्म आया नहीं रहती है कि ये आज भी, अरे ब्रीफकेस निकाल के वो 20 करोड़ रुपए दिखाइए अभी टीवी पे। संबित जी आ रही है, जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश जी सुनिए ना, अच्छा सुनिए, अब देखिए अब जरा खबर के नजर से भी कुछ बताइए, हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या बातें हुई हैं, क्या समझौता हुआ है, क्या प्रवक्ताओं को कुछ बताया गया है, क्या वापस उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या प्रदेश के भी अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, क्या आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? दर्शक जानना भी चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई है। देखिए वो तो सचिन पायलट जी ने स्वयं आपके इंटरव्यू में और आपके भी पत्रकार से सारी बातों को बता दिया। तो एक खुलासा जो हुआ है, जो बड़ा खुलासा हुआ है, और वो काफी निराशाजनक जो हुआ है बीजेपी के लिए, वो वही है कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस थैले वाला था वो विफल रहा। ठीक है, वो विफल रहा, ऑपरेशन लोटस विफल रहा। संबित जी और जो है लोग ये चर्चा ये कर रहे हैं कि अब अटैचिया किस प्रदेश में लेके वो पहुंचने वाले हैं। अब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो अटैचिया जो बच गई है यहाँ पे खरीद फरोख्त की, मैं बता भी देता हूँ, प्रदेश भी बता देता हूँ, केंद्र की अभी प्रदेश भी बता देता हूँ, वो अब क्या बता देता हूँ। ये देखिए अंजना जी, ये जहाँ सत्ता पलट करना हो, ये रात को 3 बजे आंख मलते हुए जग जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस, मैं बता दूंगा कौन से राज्य में हम जाने वाले हैं, तो बताता हूँ 54 दिन पे जगेंगे। यदि कोरोना की महामारी का आगाह किया जा रहा है तो ये 72 दिन पे जगेंगे। इकोनॉमी डूब रही है तो ये 100 दिन पे डूबेंगे, उठेंगे। लेकिन अगर सत्ता इकोनॉमी भी आ गई तो आंख मलते हुए बता रहे हैं कौन से राज्य में जा रहे हैं। राजभवन बोलिए संबित, महाराष्ट्र के राजभवन में 3 बजे अब मैं राज्य बताता हूँ, अब एक गन माइक लेकर के। संबित जी बताइए। अखिलेश जी मैं राज्य बताता हूँ, अब हम कौन से राज्य में जा रहे हैं। अब किस राज्य पे हमारे ऊपर उंगली उठेगी? पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह सड़क पे उतर आए हैं, हाथ में तलवार लिए आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। 2-4 दिन में बीजेपी के ऊपर ये हमले बोलना शुरू कर देंगे। पंजाब में लड़ाई हो रही है ना, रुकिए अरे सुनिए जॉइंट फैमिली भैया, अरे जॉइंट फैमिली वाले भैया सुन तो लो, संबित जी को पूरा करने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है आ रहे अखिलेश जी, उनको बोल लेने दीजिए। संबित अंजना जी, आप जानते हैं आज प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बीच में किस प्रकार सड़क के बीच में लड़ाई हो रही है। मैं आपको स्पष्टता बोलना चाहता हूं और यहां चैलेंज दे रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे। इन्होंने कहा थैले वाला ऑपरेशन लोटस, थैला उठाओ, थैला खोलो और पैसा गिनाओ। यहां चैनल पे अगर थैला दिया था और थैले वाले तुम्हारे घर पे वापस आ गए हैं तो थैला दिखाओ ना, उस थैले के अंदर कितना पैसा है। मैं बोलता हूं, अरे हाथी घोड़ा पाल की, कांग्रेस की ये हाल की, सोनिया जी के लाल की, छोड़े ना पाल की। अरे सोनिया जी के लाल की, छोड़े ना पाल की। पालकी से उतारो मेरे भैया उसको, पालकी से उतारो, पालकी से उतारो, अरे पालकी से उतारो उसको। नहीं होने वाला है, वो घोड़ा बनने वाला नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की तो खैर यहां पे डिबेट में अभी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर पूरी तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अच्छा रिश्ता फिर से बन जाएगा?
सत्यमेव जयते या सत्तामेव जयते, सचिन पायलट लौट गए हैं जयपुर। एक वक्त पर निकम्मा नकारा कहा था अशोक गहलोत ने, मिलकर काम करेंगे, सामंजस्य बैठ पाएगा, रहेगी नजर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।